प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 3 है। नाम है इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, लेसन 3 है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं लेसन की भूमिका के बारे में, यानी इंट्रोडक्शन के बारे में। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, फिर इसमें समीकरण क्या होता है, रैखिक क्या होता है, दो चर क्या होते हैं। देखिए, इन सब का अलग अलग मीन्स है। दो चर हो गए, ठीक है, रैखिक हो गए, मतलब इनकी जो घात होगी वो कितनी होगी, एक होगी। समीकरण, और फिर बात आ जाती है युग्म की। तो देखो, इसमें जितने वर्ड्स हैं इन सभी के अलग अलग मीन्स निकलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समीकरण। समीकरण को हम इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। EQUATION, इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। अब चलिए हम ये जान लेते हैं कि समीकरण से तात्पर्य क्या होता है। तो जो हमारा समीकरण यानी इक्वेशन है, तो समीकरण इक्वेशन प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया एक गणितीय कथन है। हमेशा ध्यान रखेंगे, जो हमारा समीकरण है प्रतीकों की सहायता से, प्रतीकों का मतलब यहाँ राशियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चर राशि, ठीक है ना। तो जैसे प्रतीक के रूप में हम चर राशि में यक्स ले लेंगे, वाई ले लेंगे, जेड लेंगे, या कि ए से लेकर के जेड तक में से कोई भी एक प्रतीक ले सकते हैं। तो समीकरण प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया एक गणितीय कथन है जो दो वस्तुओं को समान अथवा तुल्य बताता है। ठीक है ना। दो वस्तुओं को क्या बताएगा, समान अथवा तुल्य बताएगा, क्योंकि इसमें कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। एक को हम कहते हैं LHS और दूसरे को क्या कहते हैं, RHS। तो हम इनकी क्या करते हैं, आपस में LHS और RHS की तुलना करके बताते हैं। और जो हमारा समीकरण होता है ना बच्चों, उसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि बीच में समीका यानी बराबर का चिन्ह लगा हुआ होता है। जब बीच में बराबर का चिन्ह आएगा, ठीक है, कोई भी गणितीय कथन होगा, जब हम उसको प्रतीकों की सहायता से व्यक्त करेंगे और बीच में समीका का चिन्ह आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। तो आगे देखते हैं। आधुनिक गणित में समीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी में विभिन्न घटना को हम इंग्लिश में फिनोमिना कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की घटनाओं एवं प्रक्रियाओं का गणितीय मॉडल बनाने में समीकरण ही आधार का काम करने लगा है, या करने में होता है। इसका इस्तेमाल किसका इस्तेमाल होता है, समीकरण का इस्तेमाल। काहे के लिए, जो हमारी आधुनिक विज्ञान है और तकनीकी है, तो इनकी घटनाओं को व्यक्त करने के लिए, प्रक्रियाओं का मॉडल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, समीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके आगे एक और छोटी सी डिफिनेशन देख लेते हैं कि समीकरण प्रायः दो या दो से अधिक व्यंजकों, ध्यान रखिएगा, समीकरण में प्रायः क्या होता है, दो होते हैं या दो से अधिक व्यंजकों, ठीक है ना, एक्सप्रेशंस की समानता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो हमारा समीकरण होगा या तो दो हो सकता है या दो से अधिक व्यंजक हो सकते हैं। अध्याय 2 में मैंने आप लोगों को व्यंजकों के बारे में बताया है। यदि आपको ना समझ में आएगा कि ये बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डली हुई है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। ठीक है ना। तो व्यंजकों की समानता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। कौन प्रयुक्त होते हैं व्यंजकों की समानता को दर्शाने के लिए, समीकरण प्रयुक्त होते हैं। किसी समीकरण में एक या एक से अधिक चर राशियां होती हैं। ठीक है ना। तो देखो, ये वाला जब हम समीकरण पढ़ेंगे दो चर वाले, ठीक है ना, देखो हमारा ये क्वेश्चन ही कह रहा है कितने चर होंगे, दो चर वाले, ठीक है ना। तो इसमें कितने चर होंगे, दो चर होंगे। तो देखो बोल रहा है कि समीकरण प्रायः दो या दो से अधिक व्यंजकों की समानता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसी समीकरण में एक या एक से अधिक चर राशियां को हम अंग्रेजी में या इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है ना। तो हमारे समीकरण में दो चर हो सकते हैं या दो से अधिक चर भी हो सकते हैं। फिर आगे है, चर राशि के जिस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हों या बराबर हैं, चर राशि के जिस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, वह या वे मान समीकरण का हल या समीकरण का मूल या रूट ऑफ द इक्वेशन कहलाता है या कहलाते हैं। देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास है x + y
बराबर 2। तो जब हम इसको हल करेंगे तो समीकरण युग्म को हल करेंगे तो दूसरा हो गया 2x प्लस वाई बराबर मान लो यहाँ हो गया 5। जब हम इसको हल करेंगे तो लास्ट में हमको दो वैल्यू प्राप्त होगी, एक x की वैल्यू प्राप्त होगी और दूसरी y की वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, मान लो कि हमें x बराबर 2 मिलता है और y बराबर 3 मिलता है, तो ये x बराबर 2 और y बराबर 3 जो है तो ये समीकरण का हल कहलाएगा, या इसी को हम समीकरण का मूल भी कह सकते हैं। तो इन समीकरणों को जब हम हल करेंगे तो हमको कितने मूल यहाँ प्राप्त होंगे, 2 मूल प्राप्त होंगे। किसमें 2 मूल प्राप्त होंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जब आप हल करोगे तो कितने मूल प्राप्त होंगे, 2 मूल प्राप्त होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है समीकरणों के गुण। तो जो हमारे इक्वेशन होते हैं इनके कुछ गुण भी होते हैं, तो चलिए जान लेते हैं कि हमारे समीकरण के गुण कौन कौन से होते हैं। तो यदि कोई समीकरण सत्य है का मतलब उसमें बीच में शंका का चिन्ह आ रहा है, उसमें एक या एक से अधिक चरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तब वो समीकरण सत्य कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो देखो ये समीकरण के रूप में है, इसमें लगभग एक या एक से अधिक चर हैं, तो इसमें देखो 2 ठो चर हैं, पहला चर हमारा x हो गया, दूसरा चर हमारा y हो गया, और बराबर इधर अचर पद भी, अचर पद में क्या है 5 है, तो ये एक सत्य समीकरण कहलाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जब कोई सत्य समीकरण होगा तो देखिए इसमें 5 कंडीशंस होती हैं जो समीकरण के गुण होते हैं। तो देखो पहला होगा कि दोनों पक्षों में समान राशियां जोड़ने से भी सत्य रहेगा। जैसे मान लो कि ये वाला हमारा पद इतना मान या वैल्यू दी है, अब हम इसमें दोनों पदों में समान राशियां जोड़ देंगे, जैसे लिख दोगे कि दोनों पदों में 2 का योग करने पर, तो दोनों पदों में 2 का योग कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 का योग करेंगे तो कैसे करेंगे, 2x धन वाई बराबर नहीं, यहाँ पहले योग करना है ना, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2 फिर बराबर, ये समीका का चिन्ह हो गया। देखो ये हमारा LHS हो गया, इधर क्या होगा RHS होगा। ठीक है, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष, तो इधर हो जाएगा 5 धन 2। ये देखो पहला गुण हो गया। तो पहले गुण में हमने क्या किया कि समान राशियों को दोनों पदों में हम जोड़ सकते हैं, तो यहाँ हमने जोड़ करके देख लिया, तो ये सत्य कथन होगा। फिर दूसरा है कि दोनों पक्षों में किसी भी राशि से गुणा करने पर प्राप्त समीकरण भी सत्य रहेगा। अब जैसे देखो दूसरी स्थिति में हमारा समीकरण क्या है, 2x धन वाई बराबर 5, तो बोल रहा है समान राशि से गुणा भी कर सकते हैं। तो जैसे देखो 2x धन वाई, तो इसमें किसका गुणा कर दिए, मान लो कि 2 का कर दिए इधर गुणा, और इसी प्रकार से इधर भी किसका गुणा कर सकते हैं, 2 का गुणा कर सकते हैं, तब भी यह समीकरण हमारा सत्य कहलाएगा। तीसरी स्थिति होती है कि किसी अशून्य राशि से दोनों पक्षों को भाग करने पर प्राप्त समीकरण भी सत्य होगा। देखो कोई भी एक मान लेकर के दोनों पक्षों में भाग कर देना, जैसे हमारे पास है समीकरण का उदाहरण है 2x प्लस वाई बराबर 5 है, तो मान लो कि दोनों पक्षों में हम 5 का क्या कर दिए, यहाँ भाग कर दिए। तो जो भी काम करना है यहाँ पास हमने देखा जोड़ किया, या कि घटाना भी है तो दोनों पक्षों में समान राशि घटाना है, दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ना है, दोनों पक्षों में समान राशि का गुणा करना है, दोनों पक्षों में समान राशियों का भाग करना है, तब भी हमारा समीकरण क्या होगा, सत्य होगा। फिर अगला है कि सामान्यतः दोनों पक्षों का कोई फलन निकालने पर भी समीकरण सत्य बना रहता है। ठीक है ना, फलन का मतलब यहाँ कॉमन से हो गया। जैसे अब यहाँ पास देखो मान लो 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 यहाँ से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो सामान्यतः दोनों पक्षों का फलन निकालने पर भी समीकरण सत्य बना रहता है, किंतु इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि कोई बाह्य हल है ना, कोई बाह्य यानी बाहर से कोई भी हल ना आकर के इसमें जुड़ जाए। ठीक है, तब इस स्थिति में हम इसको यानी इसके गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं समीकरणों का पक्षांतर। अब देखिए ये पक्षांतर की प्रोसेस किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से हम समीकरण के पदों का LHS से RHS में पक्षांतर कर सकते हैं। तो समीकरणों का पक्षांतर जो होता है, तो समीकरण के एक पक्ष में स्थित कोई चर, अचर, व्यंजक आदि को दूसरे पक्ष में ले जाने को पक्षांतर कहा जाता है। समीकरण हल करने में पक्षांतर का बहुत महत्व है। अब पक्षांतर के सिद्धांत देख लेते हैं। चलो देखो कैसे पक्षांतर हेतु है। जैसे मान लो कि हमारा ये मान हो गया 2x धन वाई बराबर 5, ये हमारा एक समीकरण हो गया, एक उदाहरण हो गया।
अब पक्षांतर होगा तो जैसे देखो ये हमारा क्या कहलाएगा, LHS कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, RHS कहलाएगा। अब देखो मान लो कि बाई को इधर पक्षांतरित करना है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पास है 2x, बाई को क्या करना है, पक्षांतरित करना है, तो बराबर 5। देखो इधर बाई किस में है, प्लस में, तो जो प्लस में रहेगा तो LHS से उठ के जब RHS में जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस में। तो देखो 2x बराबर 5 माइनस बाई, प्लस से किस में चला गया, माइनस में। तो ये पहली बात को ध्यान रखना, जब LHS में प्लस में रहेगा तो RHS में जब पक्षांतरित होकर यानी बाईं ओर से दाईं ओर धनात्मक से किसमें चला जाएगा, ऋणात्मक में। क्यों, क्योंकि पहले बाईं ओर था, बाईं ओर से उठा करके दाईं ओर ले गए तो वो प्लस से किसमें चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया। अब इसी प्रकार से अगला देखो, या किस में ये भी हो सकता है, जैसे अब इधर माइनस में है ना, जब इधर फिर से ले आएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो प्लस से माइनस में चेंज होता है और माइनस से प्लस में चेंज होता रहता है, यानी प्लस वाला स्टेप माइनस में होगा और माइनस वाला स्टेप प्लस में होगा। अब देखो यहाँ 2x के साथ गुणे के रूप में है, ठीक है ना। यदि मान लो 2 को हम LHS से यानी बाईं ओर से दाईं ओर सेंड करते हैं तो ये हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस बाई और बटे में आ जाएगा 2। जब गुणे में रहेगा तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। और जब देखो यहाँ बटे में है, देखो हम RHS से इसको LHS में ले आना चाहते हैं तो यहाँ कहाँ है, बटे में है, तो ये फिर से कहाँ आएगा, गुणे में। तो ये आ जाएगा फिर से 2x बराबर, यहाँ फिर से मिल जाएगा हमें 5 माइनस बाई बटे 2, ठीक है ना। तो देखो यहाँ इसके 4 स्टेप होते हैं। पहला हमने देखा कि प्लस में था तो कहाँ गया, माइनस में, और माइनस में था तो कहाँ गया, प्लस में। ध्यान रखना, चाहे कोई भी पक्ष हो, चाहे LHS हो चाहे RHS हो, ठीक है। और यदि मान लो पूरा का पूरा पक्ष उठा करके रख दे, तो जैसे यहाँ 2x प्लस बाई बराबर 5 है तो 5 को हम RHS से LHS में ले आएंगे यदि, तो ये 5 बराबर हो जाएगा हमारा 2x धन बाई। तब कोई भी मान चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी वैल्यू उठ करके LHS वाली RHS में चली गई और RHS वाली LHS में आ गई, तब कोई भी चिन्हों का परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन देखो LHS से सिर्फ हम एक पद को ले गए थे, प्लस में था तो कहाँ गया, माइनस में। अब देखो यहाँ माइनस में है ना, जब इधर ले आएंगे तो फिर से किस में चला जाएगा, प्लस में। यानी हमेशा ध्यान रखना, प्लस वाला LHS से RHS में जाएगा तो माइनस में, और माइनस वाला LHS से यानी बायां पक्ष से, वो दायां पक्ष से बाएं पक्ष में जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस से गया है तो माइनस में, माइनस से गया है तो प्लस में। अब देखो गुणे से गया है तो भाग में चला जाएगा, और देखो भाग से गया है तो गुणे में चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे समीकरणों का होता है पक्षांतर। अब आगे देखते हैं। अब आगे है समीकरण के प्रकार। देखिए हमारे मैथ में समीकरण कितने प्रकार के होते हैं ये चीज देखेंगे। देखो इसमें जिन समीकरणों को पढ़ना है ना उसी का हम वर्णन आपको बताएंगे, बाकी ये जरूर बता देंगे कि समीकरण वास्तव में होते कितने प्रकार के हैं। तो देखो जो हमारा पहला समीकरण का प्रकार होता है वो कहलाता है बीजीय समीकरण। इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, बीजीय समीकरण, एल्जेब्रिक इक्वेशन। ये हमारे समीकरण का पहला प्रकार हुआ। फिर दूसरा होता है रेखीय समीकरण, या इसी को बोलेंगे लाइनर इक्वेशन, या इसी को हम अपने मैथ में पढ़ते हैं रैखिक समीकरण। इसके बारे में आप 10th में पढ़ोगे। किसके बारे में, रेखीय समीकरण या लाइनर इक्वेशन के बारे में। फिर दूसरा ये भी पढ़ोगे द्विघात समीकरण। द्विघात को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण। इस समीकरण के बारे में भी बच्चों आप कक्षा 10वीं में पढ़ोगे। अध्याय 4 में हमारा द्विघात समीकरण है, वहां हम व्यवस्थित पढ़ेंगे। फिर है त्रिघात समीकरण। इसके बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं भी गुणनखंड करने को मिल जाएगा, बाकी ज्यादा हमें पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये हायर क्लासों में फिर हमें मिलेगा। तो त्रिघात समीकरण को हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अगला हमारा होता है ट्रांसडेंटल समीकरण, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में भी ट्रांसडेंटल इक्वेशन ही कहते हैं। इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। इसी प्रकार से अगला होता है अवकल समीकरण, ठीक है ना। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद अगला है पूर्ण अवकलन समीकरण, इसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद है आंशिक अवकलन समीकरण, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ठीक है।
इसके बाद है अंतर समीकरण, इसको बोलते हैं डिफरेंस इक्वेशन। फिर है समाकलन समीकरण, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। फिर इसके बाद है फलनिक समीकरण, तो फंक्शनल इक्वेशन। लेकिन हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ये रैखिक समीकरण लाइनर इक्वेशन और द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ 2 समीकरणों के बारे में भी हमें इस लेसन में मिलेगा। तो चलिए जो हमें इस लेसन में पढ़ना है उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें हमें पढ़ना है 2 चरीय रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ोगे, ध्यान से सुन लो, यही हमारे लेसन का भी नाम है 2 चरीय रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। इसको बोलते हैं पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा या युग्म ऑफ लाइनर इक्वेशन। लाइनर इक्वेशन का मतलब हुआ रैखिक समीकरण इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल का मतलब 2 चरीय, जिसमें कितने चर होने चाहिए, 2 चर होने चाहिए। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो 2 चरीय रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना। यदि देखो यहाँ पास युग्म के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ अभी 2 चरीय रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 चरीय रैखिक समीकरण का यदि आपसे कोई पूछता है सामान्य रूप, क्या पूछता है कि 2 चरीय रैखिक समीकरण, युग्म का नहीं वल्ली 2 चरीय रैखिक समीकरण का हमको बताइए सामान्य रूप, तो आपको बोलना होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये किसका सामान्य रूप है, 2 चरीय रैखिक समीकरण, ठीक है ना। लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये पेयर नहीं है, जोड़े में नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ अभी सिंगल है, ठीक है ना। तो इसका सामान्य रूप क्या हुआ, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पास बोल रहे ना 2 चर, तो देखो पहला चर हो गया x और दूसरा चर हो गया y। कितने चर हैं इसमें, 2 चर हैं। अब इन चरों की घात बताओ, यहाँ x की घात देखो कुछ नहीं लिखा ना, तो इसको 1 मानेंगे। यहाँ y की भी घात कितनी है, 1 है। इसीलिए क्या कहते हैं, इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी उच्चतम घात कितनी है, 1 है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। तो देखो इसका सामान्य रूप क्या हुआ, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। देखो ये a, जो a है, ये b है और ये c है, ये कैसी संख्याएं हैं, a b c वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर का परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। जितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। और एक कंडीशन लगी है कि a और b दोनों शून्य नहीं है। तो देखो जो लिखा है ना, a और b दोनों शून्य नहीं है, तो इसको कुछ हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि a1 स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0। क्या बोल सकते हो, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0, ठीक है ना। यानी जो a1 होगा ना, और यानी कि जो हमारा a होगा, या कि ये लिख सकते हैं, देखो अभी 1 करके नहीं लिखेंगे क्योंकि जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हम रैखिक समीकरण का युग्म नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसको बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0। यानी जो a होगा और b होगा वो 0 नहीं होगा। यदि वो 0 हो जाएगा तब फिर वो रैखिक यानी 2 चरीय रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है यदि यहाँ 0 का गुणा करोगे और यहाँ 0 का गुणा कर दोगे तो फिर इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ एक कंडीशन जरूर लगी होती है, और वो कंडीशन ये होती है कि यहाँ देखो 2 चर हैं x और y, और a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a और b दोनों शून्य नहीं हैं। इसमें 2 चर x और y में रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। और ये कंडीशन ये भी है, यानी ये जो लिखा है a और b दोनों शून्य नहीं है, तो इसी बात को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर नहीं 0, ठीक है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए लिखा 2x प्लस 3y बराबर 5। तो देखो यहाँ हम कुछ इसको जब सामान्य रूप के रूप में लिखेंगे ना, तो हमारा सामान्य रूप क्या होता है, ax प्लस by, यहाँ y होना चाहिए, प्लस c बराबर 0। तो देखो अभी ये सामान्य रूप में नहीं है, क्योंकि बराबर की इधर 0 होना चाहिए, इधर 5 है। हमारा जो अचर पद c है ना, ये बराबर के अर्चस में है ना। तो इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे सामान्य रूप की तुलना करके, इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y। फिर देखो इधर ये प्लस में है, आरएचएस में यानी दाएं पक्ष में प्लस में है, और इसको जब बाएं पक्ष में लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस का 5। अभी आपने गुण पढ़ा ना, बराबर में हो जाएगा 0।
अब देखो इसमें दो चर कौन कौन से हैं। यदि दो चर की बात की जाए तो दो चर कौन कौन से हैं। दो चर में पहला चर हुआ x और दूसरा चर हुआ y। ठीक है, वास्तविक संख्या कौन कौन सी है। तो वास्तविक संख्या 3 ठो है। तो देखो a बराबर वास्तविक संख्या है 2, b बराबर वास्तविक संख्या है 3 और c बराबर वास्तविक संख्या है -5। तो देखो क्या यहाँ a की वैल्यू 0 है, नहीं है, 0 से बड़ी है, 2 है। यहाँ देखो b की वैल्यू 0 है, नहीं है। ठीक है ना, देखो सभी नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। जब सभी नियमों का पालन करेगा तो ये कैसा समीकरण कहलाएगा, दो चरीय रैखिक समीकरण। ठीक है, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, यहाँ एक नोट दिया गया है, इसमें लिखा है कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो समीकरण का हल होता है उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। ठीक है ना, जब आप समीकरणों को हल करोगे और जब ग्राफी प्रदर्शन करोगे तो इसमें हमें रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है ना, ग्राफ तो बनाना आता होगा, चार चतुर्थांश जिसमें होते हैं यक्स, यक्स डैश, बाई और बाई डैश, कुछ इस प्रकार से होता है हमारा। ये प्लस टाइप का होता है। यहाँ देखो मूल बिंदु होता है, इधर क्या होता है हमारा यक्स, इधर होता है यक्स डैश। ठीक है, इनमें एरो का निशान लगा होता है, क्यों, क्योंकि ये संख्या रेखा से निर्मित होता है। ऊपर होता है बाई और नीचे होता है बाई का डैश। तो देखो यहाँ एक वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कुछ ग्राफ मिलता है। तो जो हमारा ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक सरल रेखा होती है। तो देखो यही ये बता रहा है कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। तो जब इस समीकरण को हल करेंगे ना तो इनका जो हमें हल प्राप्त होगा वो बिंदुओं के रूप में प्राप्त होगा। एक मान x का होगा और दूसरा मान y का। तो देखो एक वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू को, तो यहाँ प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में क्या आता है माइनस और प्लस, तृतीय चतुर्थांश में क्या आता है माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश में आता है प्लस और माइनस। ठीक है ना, इस प्रकार से किसी न किसी चतुर्थांश के वो निश्चित क्या होंगे या स्थित बिंदु होंगे, किसी चतुर्थांश के स्थित बिंदु होंगे। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। अब हम आगे देख लेते हैं दो चरी रैखिक समीकरण युग्म अथवा युगपत समीकरण। इसी को हम बोलेंगे पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना, जो हम हेडिंग लेकर के चले थे, अब यहाँ हम पहुंच गए हैं। ठीक है, तो देखो पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। लाइनर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, रैखिक समीकरण। ठीक है, टू वेरिएबल्स का मतलब कैसा होना चाहिए, दो चरों वाला होना चाहिए। तो दो चरी रैखिक समीकरण के एक जोड़े को युगपत समीकरण अथवा दो चरी रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। देखिए इससे पहले हमने जाना ना कि हमारा दो चरी रैखिक समीकरण क्या होता है। अब उन दो चरी रैखिक समीकरणों को, ठीक है ना, एक जोड़े के रूप में ले लिया जाता है। यानी दो ठो मान दो चरी रैखिक समीकरण का ले लेंगे तो दो चरी रैखिक समीकरण का युग्म कहलाएगा। उसको हम एक शॉर्ट में क्या बोलते हैं, युगपत समीकरण भी उसको कहते हैं। अब देखो दो चरी रैखिक समीकरण का हम व्यापक रूप देख लेते हैं। तो दो चरों, देखो यहाँ दो चर है, पहला x और दूसरा y। तो दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप किस इस प्रकार से होता है, इसको पढ़ेंगे, देखना, ध्यान से पढ़ना और मेरे साथ आप भी बोलना। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। एक बार फिर से देखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखो ये अकेला क्या कहलाएगा, दो चरी रैखिक समीकरण कहलाएगा। ये भी अकेला क्या कहलाएगा, दो चरी रैखिक समीकरण कहलाया जाएगा। और जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो क्या कहलाएगा, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। देखो हमारा एक ठो चप्पल होता है तो सिर्फ चप्पल बोलते हैं, एक ठो दूसरा चप्पल हो गया उसको भी चप्पल, और जब दो ठो चप्पल हो जाएंगे तो बोलेंगे एक जोड़े चप्पल। इसी प्रकार से ये समीकरण भी है। ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों के जोड़ों को क्या बोल देंगे, हम युग्म बोल देंगे, इसको पेयर बोल देंगे। पेयर का मतलब ही जोड़ा होता है। अब देखो इसमें कंडीशन क्या होती है, यहाँ देखो जो a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। तो a1 b1 c1
A2 B2 C2 सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये सभी कैसी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्याएं, मतलब रियल नंबर्स, REAL रियल नंबर, NUMBERS, ये सभी रियल नंबर्स होती हैं। तथा A1 B1 व A2 B2 शून्य कभी नहीं होता। ये हमेशा ध्यान रखना, जब A1 B1 और A2 B2 जब शून्य नहीं होगा तो इसी स्थिति को कुछ हम इस प्रकार लिख देते हैं, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0। क्या बोलोगे? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0। ये पहले समीकरण के लिए हो गया। इसी प्रकार दूसरे समीकरण के लिए परिस्थिति हो जाएगी, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0। ठीक है ना? तो ये देखो हमारे युगपत समीकरण में ये दो ठो कंडीशन होती है कि इसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं तथा A1 B1 A2 B2 ये शून्य नहीं होते हैं। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से व्यक्त करेंगे कि A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0। अब देखो यहाँ पास हम एक उदाहरण लेकर के और इसको समझते हैं। जैसे देखो हमारा ये पहला समीकरण हो गया, ठीक है ना, दो चरी रैखिक समीकरण है ये, और ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इस पूरे जोड़ों को हम क्या बोल देंगे? दो चरी रैखिक समीकरण युग्म कह देंगे। ठीक है, तो देखो इसमें हम सबसे पहले A1 की वैल्यू देखते हैं। तो देखो A1 की वैल्यू यहाँ x क्या है? हमारा चर है। कितने चर हैं? दो चर हैं। और देखना ना, दोनों में समान चर होने चाहिए। ये नहीं कि यहाँ x y है तो यहाँ a भी लिख दें, फिर वो जोड़ा नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? तो x y यहाँ भी चर है तो नीचे वाले समीकरण में भी चर x y ही होगा। तो देखो A1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। B1 की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ B1 की वैल्यू 3 है। C1 की वैल्यू देखो कितनी है? तो C1 की वैल्यू है -7। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब ये हमारा जो अचर पद होगा ये C1 होगा, तो यदि ये इक्वल के इधर लिखा है, RHS में लिखा है, तो इसको RHS से पहले LHS में ले आएंगे, इसके बाद इसकी वैल्यू को लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो सामान्य रूप का नहीं होता। देखो मैं समझा दे रहा हूं कैसे। मान लो हमारे उदाहरण या क्वेश्चन में लिखा रहे 2x प्लस 3y बराबर इधर लिखा रहे 7। ठीक है ना? तो इसको उठा करके पहले किधर ले आओगे? LHS में ले आओगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। देखो कुछ इस प्रकार से, तब ये कहलाएगा किसके रूप का? सामान्य रूप के रूप का। ठीक है ना? तब यहाँ C1 यहाँ C1 और C2 अचर पद होते हैं, ध्यान रखना। यानी A1 B1 C1 ये वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। इसको अचर पद इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ कोई भी चर नहीं होता है, इसलिए उसको अचर पद कहते हैं। अब देखो A2 बराबर कितना है? यहाँ 9 है। ठीक है, फिर देखो B2 बराबर कितना है? B2 बराबर है -2। और बताओ C2 बराबर कितना है? तो C2 बराबर है 8। ठीक है, तो यहाँ पास हमने इन सभी के मान को देख लिया। अब देखो क्या यहाँ A1 बराबर 0 है? नहीं है। B1 बराबर 0 है? नहीं है। A2 बराबर 0 है? नहीं है। B2 बराबर 0 है? नहीं है। ठीक है ना? तो ये हमारी कंडीशंस हो गई। और एक कंडीशन क्या होती है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सभी वास्तविक संख्याएं। देखो ये 2 भी वास्तविक संख्या, 3 भी वास्तविक संख्या, -7 भी वास्तविक संख्या, A2 यानी 9 भी वास्तविक संख्या, B2 -2 भी वास्तविक संख्या, C2 ये भी 8 भी वास्तविक संख्या, यानी सारी वैल्यू जो दी हुई है वो वास्तविक संख्याएं हैं। देखो चर दोनों समीकरणों में समान है। यहाँ भी पहला चर x है, दूसरा चर y है। यहाँ भी पहला चर x है, दूसरा चर y है। यानी सिर्फ कितने चर होंगे इसमें? 2 चर होंगे, 2 से अधिक चर इसमें नहीं होंगे। तब ये क्या कहलाएगा? दो चरी रैखिक समीकरण युग्म। कब कहलाएगा? जब यहाँ पास लिखी हुई सारी कंडीशनों को ये फॉलो करेगा तब कहलाएगा। अब देख लेते हैं दो चरी रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण। ज्यामिति का मतलब होता है ग्राफीय निरूपण। ध्यान रखिएगा, ज्यामिति को ही क्या बोलते हैं? ग्राफीय निरूपण कहते हैं। तो देखो इसमें 3 कंडीशन होती हैं, चलिए हम बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे। तो रैखिक समीकरण का ज्यामितीय अर्थात ग्राफीय निरूपण एक सरल रेखा होता है। ये आपने अभी तो पढ़ ही लिया कि इनका जो ज्यामितीय निरूपण होगा वो क्या होगा? एक सरल रेखा होगा। ठीक है, ज्यामिति का मतलब ग्राफी होता है। देखो कुछ इस प्रकार का हमारा होता है ग्राफ पेपर।
यहाँ देखो ये होता है हमारा मूल बिंदु या मुख्य अक्ष कहलाता है। एक होता है x और दूसरा होता है y। तो जब दो ठो वैल्यू मिलेंगी ना तो यहाँ कोई ना कोई क्या मिलेगी, हमको सरल रेखा मिलेगी दोनों समीकरणों में, क्योंकि जो हमारा दो चरी रैखिक समीकरण युग्म होता है तो उसमें कितनी रेखाएं होती हैं, दो रेखाएं होती हैं। क्यों दो रेखाएं आती हैं, क्योंकि दो समीकरण होते हैं तो एक समीकरण के लिए एक रेखा और दूसरे समीकरण के लिए दूसरी रेखा, यानी टोटल कितनी रेखाएं होती हैं, उसमें दो रेखाएं होती हैं। तो देखो दोनों रेखाएं कहीं पास एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी, कहीं दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, कहीं दोनों रेखाएं संपाती हो जाएंगी, यानी एक यहाँ गई है ना इसी में, तो इसी के ऊपर दूसरा मान भी आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, संपाती। समांतर का मतलब जैसे एक यहाँ से सीधी गुजर रही है, दूसरी भी यहाँ से सीधी गुजर गई, उसको क्या कह दिए, समांतर। तीसरी को क्या कह दिए, प्रतिच्छेदी, यानी किसी एक बिंदु पर क्रॉस एक्स बनाए तो उसको क्या कहोगे, समांतर कहोगे। चलिए थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं फिर आगे समझते हैं। तो रैखिक समीकरण का ज्यामितीय अर्थात ग्राफीय निरूपण एक सरल रेखा होता है, ठीक है ना, तथा दो चरीय रैखिक समीकरण युग्म में प्राप्त दो सरल रेखाओं का ग्राफीय निरूपण करने पर निम्नलिखित तीन संभावनाओं में से एक की संभावना प्राप्त हो सकती है। चलो देखते हैं कौन कौन सी ये तीन संभावनाएं हैं। पहली संभावना होती है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखो इस प्रकार से ये पहले समीकरण के लिए हो जाएगी और ये दूसरे समीकरण के लिए रेखाएं हो जाएंगी, क्योंकि समीकरणों को ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए सरल रेखा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। दूसरी स्थिति होगी कि दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। तो देखो यहाँ पास ये दोनों रेखाएं किस स्थिति में मिल जाएंगी, दोनों समीकरणों की रेखाएं सीधी सीधी मिल जाएंगी। जैसे रेल की पटरी होती है उसको क्या कहेंगे, समांतर होती हैं। फिर देखो तीसरी स्थिति क्या मिलेगी, तीसरी स्थिति मिलेगी कि दोनों रेखाएं संपाती होती हैं, ठीक है ना। दोनों रेखाएं संपाती होती हैं मतलब एक के ऊपर दूसरी होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, दोनों रेखा संपाती होना, ठीक है ना। तो युगपत समीकरण में कितने दो चरी रैखिक समीकरण होते हैं, दो ठो दो चरी रैखिक समीकरण होते हैं, ठीक है। तो पहली स्थिति क्या होगी कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका जो हल प्राप्त होता है ना, तो एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। इसके बारे में फिर हम आगे चर्चा करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा लेकिन इस बात को कि जब दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उस समीकरण निकाय का हमको एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, तथा समीकरण जो होगा हमारा, यानी इस स्थिति में जो हमारा समीकरण युग्म होगा वो अविरोधी संगत होता है, ठीक है ना। वो कैसा होगा, अविरोधी संगत समीकरण युग्म होता है। दूसरी कंडीशन जो हमारी होती है कि जब रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं। देखो ये स्थिति क्या है, जब रेखाएं संपाती होती हैं तो उसके लिए समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कब होगा, जब रेखाएं संपाती होंगी। यहाँ पास देखो दो रेखाएं हैं, मान लो कि यहाँ एक ए बी हो गया ना, ये वाला जो एरो लगा ये सी डी को व्यक्त कर रहा है। यहाँ कितनी रेखाएं हैं, दो ठो रेखाएं हैं, ठीक है ना। तो जब रेखाएं संपाती होती हैं तो समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, तथा रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु हल होता है। और इस रेखा पर स्थित जितने बिंदु होंगे ना उस समीकरण निकाय के वो सभी हल होंगे, ठीक है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके अंततः अनेक हल होते हैं। किस स्थिति में, जब हमारी रेखाएं दोनों संपाती होती हैं। संपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरी, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, संपाती कहेंगे। तो उस स्थिति में क्या होता है, समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल होता है। तीसरी हमारी स्थिति है कि जब रेखाएं समानांतर होती हैं। देखो यहाँ इसमें वैसे दूसरे नंबर पे है, तो जब रेखाएं हमारी क्या होती हैं, समानांतर होती हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, इनका मिलन ही नहीं होगा। तो जिसमें मिलन नहीं होगा उसका कोई हल नहीं होगा, ध्यान रखना। जब रेखाएं आपस में मिलेंगी ही नहीं तो उसका क्या कोई हल होगा, नहीं होगा। ध्यान रखना कि जब रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी, जब उनका मिलन होगा ही नहीं तो कोई हल होगा ही नहीं, ठीक है ना। इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है। समीकरण युग्म इस स्थिति में कैसा होता है, असंगत होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार से इसकी बेसिक जानकारी हमारी समाप्त होती है। अब हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे।